गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी वीडियो क्वालिटी ठीक है ना, उधर दिख रहा है ठीक से? ठीक है। तो अभी देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनका भी शेड्यूल बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और वहाँ से हम बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम से ही हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। बाकी का देखिए इस समय एक लंबे टाइम के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंटेंट का पहले भी हमने जब भी वीडियोस बनाई थी, जब भी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो उस समय भी कंटेंट अच्छा देने की कोशिश की थी और इस बार और बेहतर करने की कोशिश की है। तो अभी शुरुआती क्लासेस हैं और इन सभी क्लासेस को देखिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ संख्याओं का ज्ञान ही इसमें कर पाएंगे स्टार्टिंग की 1-2 क्लास में, लेकिन हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से रखा हुआ है, कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। भले ही एक चैप्टर की 5 वीडियो बने, 4 बने या 5-6 बने, छोटी छोटी वीडियोज़ में उनको कंटेंट को डिवाइड किया गया है। जो भी क्लासिफिकेशन है बहुत ही कायदे से किया गया है। तो आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। तो इस क्लास में देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं और ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम किसी की गणना करते हैं। सपोज़ कीजिए आपके घर में 10 मेंबर हैं, 10 सदस्य हैं आपके घर में, तो वो सभी जो 10 सदस्य हैं उनको अगर आप गिनते हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से गिनेंगे। आपके पास जितने रुपए हैं उनको आप कैसे गिनने वाले हैं, तो भी आप 1, 2, 3, 4, 5 से शुरुआत करेंगे। जब भी हम किसी की गणना करते हैं, मतलब यहाँ जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं, लगभग उसी लैंग्वेज को मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो जब भी हम किसी की काउंटिंग करते हैं, जब हम गिनते हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम प्राकृत संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। तो इनकी जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, और इनकी कोई लिमिट नहीं होती, इनका कोई अंत नहीं होता, यानी कि ये अनंत तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। n का मतलब नेचुरल होता है, n फॉर नेचुरल, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल N से इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए दूसरा है पूर्ण संख्याएं। जैसा कि इसके नाम में ही पूर्ण एक शब्द लगा हुआ है, नाम में ही पूर्ण शब्द लगा हुआ है, तो पूर्ण से मतलब है कि पूरी, यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को और शामिल कर दें, प्राकृत संख्याओं के परिवार में यदि 0 को शामिल कर दिया जाता है तो ये संख्याएं कैसी होंगी, पूरी हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी, यानी कि सभी संख्याएं ये हो गई, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। तो ये सभी संख्या हो गई, और इसको W यानी कि होल नंबर्स की वजह से हम क्या करेंगे, इसे W से डिनोट करेंगे। तो इनकी संख्या भी जो होगी वो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक होगी, इसका भी कोई अंत नहीं होगा। तो ये क्या करना है कि प्राकृत संख्याओं में आपको क्या शामिल करना है, केवल 0 और शामिल करना है, तो ये संख्याएं कैसी बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो नंबर है वो है यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं को समझने का। देखिए पूर्णांक का अगर आप देखें तो अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। देखिए पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, पूर्ण प्लस अंक। इसका मतलब पूर्ण अंक यानी कि जो भी अंक हो वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, यानी कि पूरा होना चाहिए, ठीक है। जो भी अंक हो वो कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है। पूरा अंक यानी कि कोई भी अंक जो है वो दशमलव में नहीं हो सकता, वो संख्या अधूरी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -3, -2 या +3, +3, +200, 250, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर 1.5 ले लें। 1.5 लेंगे तब तो वो क्या होगा, ये डेसिमल में चला जाएगा, ये दशमलव में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर नहीं ले सकते। पूर्णांक का मतलब हुआ पूरा अंक, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो पूरा अंक से मतलब क्या है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इस प्रकार बने परिवार को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब पूर्णांक की हम बात करेंगे तो पूर्णांक में चाहे वो नेगेटिव संख्या हो, मतलब माइनस हो, ऋणात्मक हो, या फिर वो धनात्मक हो, दोनों ही संख्याओं को हम इसमें काउंट करेंगे। और इसको हम i से डिनोट करते हैं। i का मतलब इंटीजर होता है,
तो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो आई, कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाएगा। और इसकी जो लिमिट होगी वो भी आप माइनस में अनंत, मतलब माइनस में जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं होती। और आप प्लस में भी लिख सकते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस अनंत से लेकर के -3, 4, 5 कुछ भी, कोई भी संख्या यहाँ पर इस बीच में आप जितनी संख्या जो मन में आए वो संख्या आप इस बीच में लिख सकते हैं, लेकिन वो संख्या होगी कैसी, माइनस में होगी। ठीक है, तो इस तरह से 0 तक जाएंगे और 0 के बाद हम फिर पॉजिटिव की ओर चलेंगे। तो आगे भी आप मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो पूरी संख्याएं होती हैं, वो माइनस या प्लस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब इसी का क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर दिया गया है, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो इनमें से अगर हम धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो +1, +2, +3 से लेकर के अनंत तक ये संख्याएं हो जाएंगी। और अगर ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो ऋणात्मक में आप क्या करेंगे कि -1, -2, -3, -4 इस तरह से आप यहाँ पर जो चिन्ह है वो ऋण चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह यहाँ पर साथ में लगा देंगे, तो ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि नेगेटिव इंटीजर और जो ऊपर हो गई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपने समझा यहाँ पर कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो 2 तरह की होती हैं, एक धन पूर्णांक और एक होता है आपका ऋण पूर्णांक। ठीक है, ये बिल्कुल बेस है मैथमेटिक्स का। और जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हर चीज़ को अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप इन सब चीज़ों को कर पाओगे। लेकिन ज़रूरत होगी कि आप पहली क्लास से ही स्टार्ट करो। ठीक है, बीच की किसी क्लास से अगर आते हैं, जो भी लोग हैं, अगर कोई बीच की क्लास से आता है तो फिर वो उसका बेसिक छूट जाएगा। बेसिक के बाद जब वो आगे की क्लास में आता है तो उसे फिर समझ में नहीं आता। इसलिए बेसिक क्लास से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली समझ में आना ही आना है। चलिए, इसके बाद देखिए आता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये थोड़ा सा जरूर अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में विभक्त की जाती हैं, इन सभी को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर और शामिल कर सकते हैं, इसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो संख्या होगी वो अंश और हर में दी जाएगी, वो संख्या P/Q की फॉर्म में होगी, किसी के बटे में कुछ आ रहा होगा। लेकिन उस संख्या में एक कंडीशन ये होगी कि जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये इस तरह का, जब ये जानकारी आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार फैक्ट पर आधारित सवाल बना दिया जाता है। एक प्रश्न बना दिया कि निम्न में से कौन सा परिमेय के बारे में सत्य है, तो उसमें इस तरह की कंडीशन दे देगा कि P इज़ नॉट इक्वल टू 0 या फिर P इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह की कंडीशन वो फैक्ट्स में दे देता है। तो जब ऑप्शन इस तरह के बनाएगा, आपको आवश्यकता है कि आपको पता होना चाहिए P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, किसी के बटे में कुछ आ रहा हो। ठीक है, और उसमें भी क्या करना है, जो Q है वो किसी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, मान लीजिए हमने 5 लिखा, हमने 6 लिखा, अगर इसके बटे में हम 0 लिख देते हैं तो ये जो संख्या है इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसका मान कैसा हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। अगर किसी भी संख्या के, मतलब 1, 2, 3, 4 किसी भी संख्या के बटे में अगर आप 0 लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये अपरिभाषित है। ठीक है, ठीक है, अपरिभाषित को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो ये अपरिभाषित का साइन हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जब परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी कीमत पर अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हुई परिमेय की। दूसरा एक और यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ठीक है, 5/6 P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, 7/8 ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, 3/5 ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर आ गया सिंगल 2, केवल 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या ये P/Q की फॉर्म में है? क्या ये P/Q की फॉर्म में भाई 2 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखी हुई है, क्या ये P/Q की फॉर्म में है? तो ये बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। जब भी हम इसे चाहें तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या को जैसे चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू, उसका मान नहीं बदलना चाहिए। आप जो चाहें, देखिए, अगर यहाँ पर मैं परिमेय की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर हम 6 को 7 - 1 लिखें तो क्या ये 6 नहीं है? हम 4 + 2 लिखें तो क्या ये 6 नहीं है? हम 2 × 3 लिखें तो क्या ये 6 नहीं है? तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने सिर्फ उसको, उसका आकार, उसका रूप, उसका जो तरीका है, उसका जो मानक
मानक है वही तो हमने उसका चेंज किया, लेकिन क्या हम उसकी वैल्यू को चेंज कर पाए? नहीं कर पाए। तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर परमे की बात कर रहे हैं। परमे में हमें सिर्फ इतना समझना है कि कोई संख्या अगर दे रखी है जिसके बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो भी हम ये मान लेंगे कि इसके बटे में क्या आएगा, 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो कोई संख्या अगर सिंगल दी हुई है, जैसे यहाँ 2 दे रखा है या यहाँ पर -5 दिया है, तो ये संख्या परमे संख्या होगी, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर ये समझिए, क्या माइनस वाला जो संख्याएं होंगी क्या वो परमे में आएंगी? ये कन्फ्यूज़न रहता है, हर किताब में ऐसा नहीं दे रखा होता है। तो माइनस की भी जितनी संख्याएँ हैं वो भी इसमें आएंगी, हर टाइप की संख्या इसमें ली गई है। इसके अलावा जैसे अंडर रूट का 1 दिया हुआ है, पहले मैं इसको इरेज करूँ। √1 दिया है, तो √1 जो है अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 1 आएगी। भाई √1 है, 1 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो 1 ही आएगा। √4 का वर्गमूल 2 आएगा। √9 का वर्गमूल अगर ले लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये सभी संख्याएं परमे होंगी। अगर √4 पूछा जाएगा तो भी परमे होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं तो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और 2 अगर है तो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये P/Q की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है जिसमें आपको परमे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी हम उसकी वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू हमें पूरी मिल जानी चाहिए। अगर अंडर में भी कोई संख्या है, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ कर्णी घात 3 लगा दें और अंदर लिखें 27। तो देखिए, अगर हम 27 का घनमूल लेते हैं तो 27 का घनमूल क्या आएगा? 3। तो भैया ये भी परमेय संख्या है, हर हालत में ये भी परमेय संख्या है। ठीक है ना, मतलब जब भी आप उस संख्या को, उसकी जो वैल्यू है, मेन चीज़ है उसकी वैल्यू, ये भी 3 लिखा हुआ और ये भी एक तरह का 3 ही लिखा हुआ है। ये कर्णी घात में लिख रखा है लेकिन है तो 3। तो जब हम उसकी वैल्यू वास्तव में देख रहे हैं तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपकी परमेय है या नहीं है, बस आपको इस बात से मतलब है। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर अपरमेय की बात करें तो परमेय में ज़्यादातर संख्याएं परमेय हो गई। अपरमेय में क्या बचा? तो अपरमेय में देखिए, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा जाता है कि जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए, अंडर के अंदर आने वाली ऐसी संख्याएं, रूट के अंदर आने वाली ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो पूरी ना निकल पाए, जिसकी वैल्यू परफेक्ट ना हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, आप बताएंगे क्या? इस समय रिकॉर्ड क्लास चल रही है, सामने बैठे हुए बच्चे तो बता ही देंगे। खैर, अगर मैं यहाँ पर 4/9 और इसका अंडर लिखता हूँ तो ये अपरमेय है या परमेय? यहाँ जो बैठे हैं वो लोग बता दें, कैसी है? अपरमेय क्यों है? भैया मैंने क्या बताया, हम इसको जब बाहर लाएंगे तो ये क्या बनेगा? अब 2/3 क्या है? अगर कोई संख्या P/Q की फॉर्म में हम निकाल पा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू जैसे 1/9 हो गया, 1/9 को भी अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। या कोई भी संख्या ऐसी है जिसको अगर हम बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकलने के बाद देखिए, अगर वो इसके बाहर निकलने के बाद अगर परमेय बन रही है तो संख्या परमेय ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, एक बात यहाँ पर आपको और ध्यान रखनी है, वो जो नीचे लिखी हुई है, नोट करके जो लिखा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SSC CGL में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो लास्ट में लिखा हुआ है। एक फैक्ट जो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जो पाई होता है, पाई एक अपरमेय संख्या होती है, जबकि इसकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है? परमेय होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो जानता है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है। जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान है वो ये जानता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब जब पूछा जाता है कि पाई क्या है तो वो अपना वही वाला दिमाग लगाता है, जितना थोड़ा सा उसे ज्ञान है वो क्या करता है, पाई की वैल्यू 22/7 और 22/7 तो P/Q की फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा कि ये 22/7 जो है कैसा हो जाएगा? परमेय हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 22/7 तो परमेय होता है, लेकिन पाई परमेय नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू ये होती है, पाई अपने आप में कोई संख्या थोड़ी है, पाई कोई संख्या नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाई जो है वो अपरमेय रहेगा, जबकि उसकी जो वैल्यू 22/7 है, अगर इसकी बात करें तो ये परमेय रहेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। एसएससी सीजीएल में, रेलवे में, इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न बना है, कई बार बन चुका है। बीएड में भी आ चुका है, ये सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, टेट या सी टेट में भी कई बार ऐसा पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब ये समझ लिए परमे अपरमे से अगर कोई और प्रश्न, एक प्रश्न और बनता है, वो भी हम बात करेंगे जब क्लास चल रही होगी उस समय। वो पूछता है कि 1/4 और 1/6 या 2/5 के बीच में कौन सी एक और परमे संख्या होगी। दो संख्याएं देता है, तो दो संख्याओं के बीच में कोई एक और परमे संख्या की बात करता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी क्लास होगी तो उसमें ऐसा प्रश्न जरूर आएगा और वहाँ हम बताएंगे। इस तरह का प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में, हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो कोई भी लेवल हो। आईएएस पीसीएस तक के पेपर्स में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है, और ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक हर तरह के एग्ज़ाम में आ चुका है। भले ही वो साल 2 साल में रिपीट हुआ हो, लेकिन प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया। अगला उठाते हैं यहाँ से, अगला है वास्तविक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती है इसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए परमे और अपरमे संख्याएं जो होती हैं, परमे और अपरमे संख्याएं जो होती हैं, इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब रियल नंबर कहते हैं। तो जितनी भी परमे संख्याएं हैं और अपरमे संख्या, अगर इन सबका हम एक ही समूह बना दें तो वो समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर परमे और अपरमे ये दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। अब ये संख्याएं जो होती हैं, आपको पता है परमे और अपरमे कौन सी होती हैं, वो संख्या माइनस में भी हो सकती हैं। अंडर रूट के अंदर आने वाली ऐसी संख्याएं जो बाहर निकल के अगर परमे बन जाती हैं तो भी वो वास्तविक है, और अगर वो बाहर निकल के परमे नहीं बन पा रही हैं, बाहर नहीं निकल पा रही है पूरी, तब भी वो क्या है? अपरमे है, लेकिन वो वास्तविक तो है। तो परमे और अपरमे में दोनों में ही आने वाली वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर वास्तविक संख्या समझ लिया है तो वास्तविक का अपोजिट होता है काल्पनिक संख्याएं। फिर काल्पनिक में क्या जाएगा? अगर वास्तविक में परमे अपरमे हर संख्या चली जाएगी तो काल्पनिक के लिए कौन सा बचेगा? तो देखिए काल्पनिक के लिए जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, सम्मिश्र संख्या नाम से एक चैप्टर था मैथमेटिक्स में। तो वहाँ पर आई जो होता था, आई की वैल्यू -1, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस दे रखा हो, रूट के अंदर अगर माइनस दिया हुआ है तो ऐसी माइनस में कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे -2 है, -12, -1, अगर माइनस रूट के अंदर दे रखा है तो ये वाली जो संख्या होती हैं वो कैसी संख्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक है, कई बार कुछ किताबों में क्या लिखा होता है, वास्तविक संख्या सभी पॉजिटिव लिखी होती है और काल्पनिक संख्या सभी नेगेटिव। ऐसा नहीं होता है। जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही संख्या अगर वो परमे अपरमे है तो वो वास्तविक हो सकती हैं, जबकि काल्पनिक संख्याओं में इस तरह की जो संख्या होती हैं, ये मानक रूप होता है उसका, ये वाली जो संख्या होती हैं आपकी किस में रहेंगी? ये काल्पनिक में रहती हैं, यानी कि इमेजिनरी में रहती हैं। ठीक है, अच्छा इस वाली क्लास में हमने संख्याओं को पढ़ना था, और संख्याओं के बाद अगली क्लास से ही हम आ जाएंगे कुछ ऐसे सवालों पे जिनके कुछ फार्मूले बताने के बाद हम स्टार्ट भी करेंगे। तो अभी थोड़ा सा है, अभी देखिए सम विषम को भी समझ लीजिए। हालांकि ये बहुत ही स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए था, लेकिन पिछली जो चीज़ें थी उनको समझाने के लिए क्रम बहुत ज़रूरी था। अब देखिए सम विषम को समझ लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में इवन कहते हैं, विषम को इंग्लिश में ऑड कहते हैं। तो इवन नंबर्स जो होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से जिनमें भाग लग जाता है, 2 का अंतर होता है, जिनमें 2 से भाग लग जाता है, 2 से पूरा कट जाते हैं। या फिर ये मान लीजिए ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, देखिए 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये संख्याएं हमेशा 2 से कट जाती हैं। जैसे आप कोई भी बड़ी संख्या ले लेंगे, कोई बड़ी संख्या भी अगर ले लेंगे, और अगर उसका लास्ट का अंक आप देख लीजिए, अगर ये सम है, क्योंकि हम किसी भी संख्या का सम या विषम होना किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे क्लियर करते हैं, किस पे डिपेंड करता है, हम कैसे जांच पाते हैं उसको? कि हम उसका अंतिम अंक जो होता है, इकाई का अंक, उसको चेक करते हैं। अगर लास्ट वाला अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब सम है, तो वो संख्या सम होती है पूरी तरह से, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 8 और उसके बाद 110 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 के बाद 10 आएगा, 10, 12, 14 ये सभी संख्याएं होंगी। तो सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग लग जाता है। ठीक है, और ये अल्टरनेट होती हैं,
अगर हम 100 तक की बात करें तो 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम होती हैं, अल्टरनेट होती है, एक के बाद एक आती है। भाई 2 से कटना है तो 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 4 के बाद 5 नहीं कटेगा तो 6 कटेगा। तो ये अल्टरनेट आती हैं। तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर हम 100 तक चेक करें, 80 तक चेक करें तो 80 तक 40 संख्याएं विषम होती हैं और 40 संख्याएं सम होती हैं। ठीक है, तो विषम सम दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पर समझ लिए हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्या है इसमें। देखिए इसके बाद आ रहा है अभाज्य। अभाज्य से रिलेटेड कई बार प्रश्न बनते हैं, जितना समझाना है मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, बाकी जो प्रश्न बनेंगे कोशिश करेंगे उन सबको क्लास में ही रखेंगे। अभाज्य संख्याओं से संबंधित जरा समझ लें। अभाज्य संख्या क्या होती है? लोग इसकी डेफिनेशन को भी अलग तरीके से कई बार बोल देते हैं, लेकिन मेनली देखिए आप जानते हैं जब भी कोई संख्या है, चाहे वो पूर्णांक हो या ना हो, जैसे मैंने क्या बोला, पूर्णांक हो या पूर्णांक ना हो, तो ये देखिए पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है। तो चाहे कोई भी संख्या पूर्णांक हो या ना हो, अगर हम उसे 1 से काटें तो 1 से तो हर संख्या कट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में अगर हम किसी भी संख्या के अपॉन में 1 रख देते हैं, किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 रखते हैं तो ऐसी हर संख्या जो होती है वो 1 से कट जाती है, या फिर आप ये मान लीजिए कि उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कहें कि कोई भी संख्या 1 के अलावा किसी से कटे ना कटे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब 1 से हर संख्या कट जाती है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, कोई भी संख्या क्यों ना हो, चाहे वो संख्या पॉइंट में हो या वो संख्या पूरी संख्या हो, मतलब पूर्णांक हो या अपूर्णांक हो। ठीक है ना, तो हर संख्या जो है वो 1 से तो कटनी ही है। तो हम यहाँ पर 1 लिखा हुआ है क्योंकि डेफिनेशन है, किताबी भाषा यही कहती है। जब भी आपको कहीं रिटन लिखना होगा तो भी आपको इस तरह से लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी आपकी। तो 1 से बस डेफिनेशन तो यही हो गई कि जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी और से ना कटे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जो संख्या किसी से ना कटे, क्योंकि हम 1 से कटने को कटना नहीं समझते। भाई 1 से अगर कोई संख्या हम काट रहे हैं तो हर संख्या ऐसी कौन सी संख्या जो 1 से नहीं कटेगी? ऐसी कोई संख्या बनी नहीं है जो 1 से ना कटे। तो 1 से तो हर संख्या ही कटेगी। अगर 1 से हर संख्या कटेगी तो इस बात को लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, देखा जाए तो इस बात को लिखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर हम 10 को 10 से ही काट रहे हैं तो इस बात को भी लिखने का क्या मतलब है? हर संख्या अपने आप से कट जाती है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अपने आप से ना कटे। चाहे वो 12.5 को आप 12.5 से काट लो, हर संख्या खुद से तो कट ही जाती है। तो ये तो हम जानते हैं कि हर संख्या अपने आप से कटती है और हर संख्या 1 से कटती है। तो मतलब है कि इनके अलावा, क्योंकि 1 और स्वयं से तो हर संख्या कटती है, ये कोई नई बात नहीं है। 1 और स्वयं से तो हर संख्या कटती है, ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं जो इन दोनों से ना कटे। भाई स्वयं से भी हर संख्या को कटना पड़ेगा और 1 से भी हर संख्या को कटना पड़ेगा। तो अगर ये 1 और स्वयं से हर संख्या कटी जाती है तो इसका मतलब है हमें 1 और स्वयं वाली बात को हम कहें ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और संख्या की बात करो। अगर कोई संख्या किसी से नहीं कटती है, मतलब इनके अलावा, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? अभाज्य। देखिए इसका जो नाम है, भाज्य का मतलब होता है जो जिसमें भाग लग सके। भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग लग सके, और आ अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नकारात्मक, मतलब जिसमें भाग ना लग सके। अब देखिए ये जो संख्या होती है इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए 1-2 बार ऐसा भी हो चुका है, ये आर्मी जैसे पेपर में 1-2 बार ना उसने अभाज्य लिखा है ना कोई दूसरा नाम, उसने यहाँ पर प्राइम नंबर लिख दिया है। ठीक है, प्राइम इस तरह से लिखा हुआ है, प्राइम नंबर। आर्मी में क्या होता है, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम बनता है तो वहाँ पर बनाने वाला कौन से प्रदेश का है कोई पता नहीं, इसलिए कुछ इस तरह के अजीबोगरीब शब्द आर्मी वाले पेपर में देखने को मिल जाते हैं। 1-2 शब्द ऐसे मिल जाते हैं। तो अभाज्य सिंपल सा है, हर किताब में मिलेगा। इसके अलावा इसी को हम कहते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या भी इसी को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभाज्य है वही रूढ़ होता है और उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, जिसमें कोई भाग ना लग सके। तो ये बात तो हो गई अभाज्य की। लेकिन अब अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं, जरा इसकी बात और कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सबसे पहली या सबसे छोटी भी कहता है, सबसे छोटी या कहता है सम, ये इकलौती सम संख्या होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। इस बात को याद रखिएगा,
क्योंकि हमेशा जब भी ये प्रश्न बनता है तो हमेशा इसका यूज़ कराने की कोशिश करता है वो। और ये मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस के टाइम में, मैंने देखा है कि कितनी भी बार इस बात को बता दो, अगर नेक्स्ट डे इसी से संबंधित अगर मैं कोई प्रश्न पूछूं तो 4-6 बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं जो इसमें गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर गलती होने के चांस, वैसे बहुत छोटी सी चीज़ है कि सबसे पहली आवाज़ संख्या 2 होती है, लेकिन इस पर सवाल कई बार इस तरह से घुमा के बनता है। और इस पूरी क्लास के अंतर्गत, मतलब पूरे चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी क्लासेस बनेंगी, ये 3 से 4 बार 5 बार बहुत आराम से हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न बन के आएंगे जिनमें हम इस बात का बार बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात का हम बार बार प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 जो होती है ये पहली अभाज्य संख्या होती है। कभी 1 से स्टार्टिंग मत कर देना, कभी 3 से स्टार्टिंग मत कर देना। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी जब सबसे छोटी है, स्टार्टिंग की है, तो वो क्या होगी? 2 होगी। इसके अलावा पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी सम संख्या, तो सबसे छोटी कहे या बड़ी, सम संख्या केवल यही होती है इकलौती, जितनी भी अभाज्य है। अब देखिए, अभाज्य की भी कोई लिमिट नहीं होती, अभाज्य की भी कोई लिमिट नहीं होती। जब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है तो अभाज्य की भी लिमिट नहीं हो सकती। इसकी शुरुआत हम 2 से करेंगे, 2, 3, 5, 7 और आगे क्या आएगा? 9 आएगा, नहीं आएगा? अच्छा 11 आएगा, चलिए ठीक है। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, तो 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद देखिए 15 भी कट जाएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा, और लिख देते हैं थोड़ी सी, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 भी आएगा, 43 आएगा और 47। ये 50 तक की संख्या है। अगर इनकी काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं जो 15 होती हैं, सिर्फ इतना नहीं, 1 से 70 तक कितनी होती हैं ये भी पूछा जा चुका है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये भी पूछा जा चुका है। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, जिनको पता है कि 1 से लेकर के 50 तक की जो संख्याएं हैं वो 15 हैं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15 है। जिनको ये बात पता है और बाई चांस उन्हें ये बात नहीं पता है, पूरा अच्छे से ज्ञान नहीं है कि वास्तव में अभाज्य संख्याओं का क्या फंडा है, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, तो 1 से 100 तक जब पूछा जाता है तो उनका आंसर भी कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। 1 से 50 तक अगर 15 है तो ये इसका दुगना हो गया, तो ऐसा लगता है कि ये संख्या दुगनी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही छोटी बात है, कक्षा 2-3 वाली बात है। अगर हम इस पर थोड़ा ध्यान दें तो इसकी जो संख्या होती है 25 होती है। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता कि 1 से 50 तक 15 है, आगे घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इसीलिए कभी ये नहीं पूछा जा सकता कि बताइए 1 से लेकर के 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कभी नहीं पूछा जा सकता। ये लिमिट है बस, 100 से आगे कभी नहीं पूछा गया है। तो हमेशा वहाँ तक पूछा जाएगा जहाँ तक आप उनको लिख सकें, काउंट कर सकें, क्योंकि इसको निकालने का कोई फार्मूला भी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। तो 1 से लेकर 50 तक, अब देखिए आप थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दें तो 1 से लेकर के 10 तक पहली दहाई में आपको 4 संख्याएं मिली, अगली दहाई में आपको फिर से 4 मिली, तो ऐसा लग रहा है कि हर दहाई में 4 मिलेंगी। लेकिन अगली वाली दहाई यानी कि 20 से लेकर के 30 के बीच में अगर देखें तो सिर्फ 2 संख्याएँ मिली हैं, और 30 से 40 के बीच देखें तो फिर से केवल 2 संख्याएं मिली हैं, और अगर 40 से 50 के बीच देखें तो कितनी मिली हैं? 3 संख्याएं मिली हैं। तो ऐसा होता है यहाँ पर, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कोई सीक्वेंस इसमें नहीं चलता है। ये नहीं है कि आप 80 से 90 के बीच निकाल रहे हैं, 90 से 100 के बीच निकाल रहे हैं तो कोई ऐसा अल्टरनेट क्रम चल रहा है कि भाई यहाँ पे 4, यहाँ 4, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर 3, आगे भी 3 होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसमें नियम नहीं चलता है। इसीलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा लिमिट तक, मतलब एक ओवर लिमिट नहीं आता। 100 तक पूछा जाता है, चाहे वो 60 से लेकर के 90 के बीच पूछे, चाहे वो 1 से लेकर के 70 के बीच पूछे, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रश्न आया था, ये 2013 में पूछा जा चुका है, 80 से लेकर के 90 के बीच, 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी या कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, ये पूछा गया था। तो 80 से 90 के बीच पूछा गया प्रश्न। एसएससी में सीजीएल में एक बार 110 से 120 के बीच पूछा जा चुका है, 110 से 120 के बीच पूछा जा चुका है। तो इसमें थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए।
पहाड़े वगैरह आपके अच्छे से होने चाहिए, आप जल्दी से उसको चेक कर पाएँ। दूसरा ये भी है, इसका एक तरीका भी आता है कि हम कैसे इसको चेक कर पाएंगे कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे अभी हम बताएंगे, अगली स्लाइड में ही उसको हमने ले रखा है। ठीक है, तो उसे हम वहाँ समझेंगे। बात समझ में आ गई होगी। हमें इसमें सबसे ज़्यादा मेन ध्यान जो रखना है वो किसका रखना है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ये याद रखा तो मान के चलिए अभाज्य संख्याओं से संबंधित आपकी जो गलती होने के चांस हैं वो ना के बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि जब भी यूज़ कराएगा तो ये इसको कराएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्योंकि हमने अभाज्य पे इतना बोल लिया, अभाज्य पे इतनी सारी बातें कर ली, तो फिर भाज्य में कुछ बचा नहीं। एक जो है संख्या 1 1 जो होता है, 1 को तो हम ना भाज्य में गिनते हैं ना अभाज्य में गिनते हैं। ठीक है, क्यों नहीं गिनते हैं, क्योंकि 1 से पहले कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसको हम कर सकें। 1 के ऐसे 2 फैक्टर भी नहीं हो सकते, 1 का फैक्टर 1 गुणा 1 ही हो सकता है, कोई और फैक्टर बन ही नहीं सकता उसका, तो हम वहाँ पर चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से। अब 2 चला गया अभाज्य में और भाज्य में, इसके बाद देखिए 2 आया अभाज्य में, 3 भी अभाज्य में, 3 के बाद 4 भाज्य में आ जाएगा। तो सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद 5 इधर आएगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आएगा, 8 इधर आ जाएगा, लेकिन 9 भी इधर ही आएगा। जो संख्याएं कटती रहेंगी वो संख्याएं भाज्य होती हैं, जो नहीं कटेंगी अभाज्य होती हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर में यूज़ हो जाए, इसका यूज़ जो होता है एवरेज में हो जाता है। एवरेज में कहता है पहली 10 या पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो पहली 5 आपको लिखनी पड़ेंगी, पहली 10 आपको लिखनी पड़ेंगी। कभी पहली 100 नहीं पूछेगा, कभी पहली 200 नहीं पूछेगा, पहली 20 भी नहीं पूछेगा, पहली 5 7 10 इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको भी निकालने का कि इसकी कौन कौन सी संख्याएं हैं, इनका योग कैसे निकलेगा, इसका कोई फार्मूला अब तक नहीं बना है और ना ही बनेगा, क्योंकि इनमें कोई सीक्वेंस होता ही नहीं है, कोई नियम इसमें लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बस ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, स्टार्टिंग का ही आप पता कर पाएँ, वही आपके लिए काफ़ी है और आपका प्रश्न यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ जो लोग बैठे हैं अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाद में पूछ लेना या फिर इस समय बीच में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, इसके बाद एक यहाँ पर आया सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब क्या है, अभाज्य को तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सह का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में तो हम इसे को कहते हैं। ठीक है, सहकारी, कोऑपरेटिव, आपने ये पढ़ा होगा। अभाज्य का मतलब आपको पता है और सह का मतलब क्या होगा। ठीक है, आपने तो सह अभाज्य बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए सह का मतलब होता है, आपने सह कई बार पढ़ा होगा आपने, सह का जहां भी प्रयोग होता है तो सह का मतलब होता है एक ही, एक ही। सह का जो सही मतलब है, सही जो अर्थ है वो क्या है, एक ही। ठीक है, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं सहयोग, तो सहयोग का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, आपने सुना होगा कि हमने कहीं पर चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे से कोई भी एक काम कराया, 10 20 50 लोगों ने कुछ सहयोग किया एक काम को करने में, तो वो हम जो योग कर रहे हैं वो किसी एक ही काम के लिए एक ही पर्पज से किया हुआ योग ही तो होता है, जिसको हम सहयोग कहते हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अकेला व्यक्ति, कई बार ये भी होता है कि अकेला व्यक्ति बोले नहीं हम तो, सारे लोगों ने तो नहीं करा लेकिन हमने करा था, अकेले ने 10 लोगों का करा था, लेकिन आपने, आपका पर्पस तो फिर भी एक ही था, आपने 10 गरीबों को, 10 लोगों को, 10 ज़रूरतमंदों को आपने कोई भी चीज़ दी, तो आपने एक ही पर्पस से, एक ही तरह के व्यक्तियों के लिए आपने क्या किया, उनका सहयोग किया, जो भी आपका पैसा था वो आपने सभी लोगों को दे दिया। तो कुल मिला के सह का मतलब जो होता है वो एक ही होता है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, सह अभाज्य का जो मतलब है वो क्या है, और इसकी जो डेफिनेशन है, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है समझना। जिन 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जिनका मासा 1 निकल करके आता है। अब ये लासा मासा कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाते हैं। मासा का मतलब होता है जब भी कोई 2 संख्याएं हैं, जैसे हमने एक संख्या 25 ले ली और एक संख्या मान लीजिए हमने ले ली है 16, ठीक है, 23 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही आवाज़ आई, 23 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम
25 हमने ले लिया, अगला 23 हम अभाज्य ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया, देखिए 25 और 23 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें तो खैर हमें पता ही चल रहा है कि एक संख्या अभाज्य है। जब एक संख्या कोई अभाज्य शामिल हो गई भाई, ये तो किसी कीमत पे कट ही नहीं सकते। हम तो तब की बात कर रहे हैं जब दोनों संख्या आप कटने वाली हो, लेकिन फिर भी उनका मासा एक आए। ठीक है, तो दोनों तरह की संख्याएं इसमें शामिल हो जाएंगी। मासा का मतलब होता है ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी महत्तम संख्या जो इन दोनों को पूरी तरह काटे। अब इन दोनों को भी काटे, तो इन दोनों को काटने वाला कौन होगा भैया? ये तो अभाज्य है। जब एक संख्या उनमें से अभाज्य है तो फिर दोनों को काटने वाला कोई मिल ही नहीं सकता हमें। तो कहने का मतलब वही है कि दोनों को कोई एक संख्या ना काटे। सह अभाज्य यानी एक ही संख्या से अभाज्य, एक ही संख्या से अभाज्य। वो संख्या ज्यादा भी हो सकती हैं। आप 25, 16 और 18 तीन संख्या ले लो, ये संख्या तीनों आपस में सह अभाज्य हैं, जबकि 16 और 18 अगर बात करें तो नहीं है, लेकिन ये तीनों का जो ग्रुप है वो सहभाज्य कहलाएगा, क्योंकि ये तीनों ही संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं। एक के अलावा, वन के अलावा ये किसी से नहीं कट रही हैं। तो ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी? ये पूरा जो ग्रुप है, ये भी तो ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। तो ये जो तीन संख्याओं का ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप कहलाएगा? ये सह अभाज्य ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये तीनों ही संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही। हालांकि ये 5 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, ये संख्या 2 से, 3 से, 6 से, 9 से कट रही है, लेकिन क्या ये तीनों संख्याएं किसी एक से कट रही हैं? क्या ये तीनों संख्याएं एक से कट रही हैं? नहीं कट रही हैं। तो ये संख्या कैसी हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। ये भी सहअभाज्य है और ये भी सहअभाज्य है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना एक चीज और आएगी इसमें, जो मैं भूल गया इसमें लिखने के लिए। एक आता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य। और एक बात और बता दूं, इस पूरी क्लास में सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली बात है ये, शायद इसीलिए ध्यान भी नहीं रहा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने नहीं छोड़ा है। जुड़वा अभाज्य एक संख्या और होती है। तो जुड़वा अभाज्य के लिए मैं बता देता हूँ, ऐसी अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पर तो हमने कहा प्राकृत संख्या, यहाँ पर क्या बोला? प्राकृत संख्या। वो अब प्राकृत संख्या में अभाज्य भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में अलग है। इसकी डेफिनेशन में क्या है? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। 3 5 हो सकता है, 5 7 हो सकता है। ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, इसके अलावा 11 13 हो सकता है। तो इस तरह के जो जोड़े होंगे, जुड़वा का मतलब जोड़ा, यहाँ पर हम 3 संख्या को शामिल नहीं करेंगे। जुड़वा अभाज्य बोला है तो ऐसे जोड़ा, ऐसा एक जोड़ा जो कैसा हो? 2 का अंतर हो और वो अभाज्य हो। तो ऐसी जरूरी नहीं होता कि हमेशा 2 का अंतर रहेगा, क्योंकि 17 19 में 2 का अंतर है, लेकिन 19 और 23 में 2 का अंतर नहीं है, वहाँ 4 का अंतर हो गया। तो ये डिफरेंस घटता बढ़ता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर अगर 2 है तो वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य कहलाएंगी। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक सहभाज्य समझ में आ गया, जुड़वा अभाज्य भी आ गया समझ में। ठीक है, इसके बाद देखिए योज्य प्रतिलोम। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं ये दोनों, और हम हमेशा यूज़ भी करते रहते हैं इनको। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जब संख्या, ये जो भी लिखा हुआ है आप उसे भी पढ़ सकते हो, कोई भी संख्या अगर है, उस संख्या का बस आप अगर चिन्ह चेंज कर देते हो, चिन्ह अगर बदल देते हो, साइन अगर उसका बदल देते हो, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? योज्य प्रतिलोम उसका हो जाएगा। जैसे अगर 5 का हम योज्य प्रतिलोम की बात करें तो -5 हो जाएगा। अगर हम 1/6 का योज्य प्रतिलोम की बात करें तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। यहीं पर अगर हम -4/5 का योज्य प्रतिलोम निकालें तो प्लस का 4/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है जिनको जोड़ें, देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी डेफिनेशन एकदम साफ सुथरी लिखी हुई है। किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ें तो अगर योगफल 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब भैया अगर 5 में -5 जोड़ोगे तभी तो 0 होगा ना, तभी तो 0 हो पाएगा। 1/6 में अगर माइनस का 1/6 जोड़ोगे तभी 0 हो पाएगा। माइनस के 4/5 में प्लस का 4/5 जोड़ोगे, दोनों आपस में कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम। या फिर आप ऐसे याद रखिए, योज्य प्रतिलोम जब आएगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वहां पर चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
इसके अलावा आता है गुणन प्रतिलोम या गुणा का प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम जो होता है, गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि जिसका गुणा करें, मतलब एक संख्या को जब दूसरी संख्या के साथ गुणा करें तो उसका गुणनफल कितना आए, उसका गुणनफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो इसे भी आप दूसरी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जरूरी नहीं आप ऐसे समझें, वैसे ये भी बहुत आसान सी भाषा लिखी हुई है। गुणन प्रतिलोम में हमें क्या करना है, अगर 1/5 दिया है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2/3 की बात करें तो हम क्या करें, 3/2 अगर इसको लिख देते हैं तो ये इसका क्या हो गया, गुणन प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अगर हम और भी संख्या कोई और भी संख्या ले सकते हैं, माइनस में 2/3 ले लिया हमने, और अगर हम इसको माइनस का 3/2 लिख देते हैं, देखिए इस बात का ध्यान रखना है, गुणन प्रतिलोम है तो हम वहां पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, प्लस है तो प्लस रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस रहने देंगे। लेकिन करना क्या है, गुणन प्रतिलोम में अंश और हर को आपस में बदल दिया जाएगा, जबकि योज्य प्रतिलोम में हम अंश और हर को नहीं बदलेंगे, वहां हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका केवल चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अगर वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहेगी, धनात्मक है तो धनात्मक रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कितना टाइम हो गया लगभग, देखो 50, टाइम बहुत हो जाता है समझाते समझाते हैं। चलिए अभी बंद नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। 51 कोई बात नहीं, 41 तो ठीक है। चलिए एक ये देख लो आप, ये बहुत बेहतर सा एक यहाँ पर एक जो वो लिखा हुआ है, फैक्ट है, जो मैंने आपको बीच में बताया भी था कि कोई संख्या जो होती है वो अभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो कोई भी संख्या रूढ़ है या नहीं, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। सपोज मैं एक ऐसी संख्या लिखता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है, लेकिन मैंने एक संख्या कोई लिखी, ये संख्या अभाज्य है या नहीं, ये हम कैसे पता करें। हम कैसे पता करें कि 213 अभाज्य है या नहीं है, हम कैसे पता करें 111 अभाज्य है या नहीं है, कैसे पता करें। हम कैसे पता करें 79 अभाज्य है या नहीं है, हम कैसे पता करें कि 89 कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या होता है, अब इस तरह की जब संख्या लिखी होती है तो आपको डायरेक्ट तो कोई सवाल समझ में आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि इस तरह की संख्या दी होती है तो आपको ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि आप किसी भी पहाड़े को ठीक से पढ़ पाओ और समझ पाओ कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब संख्या इस तरह की दी होती है। तो इसका क्या मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। किसी संख्या के अभाज्य होने की जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस संख्या का अनुमानित वर्गमूल से बड़ी पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं, या अनुमानित वर्गमूल, ये समझ लीजिए कि उसका जो लगभग वर्गमूल ले लेते हैं। अनुमानित का मतलब लगभग, देखिए हर संख्या जो दी है इनका किसी का वर्गमूल तो परफेक्ट निकलता ही नहीं है, लगभग हम वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमने, अब देखिए मैं और भी बताऊं आपको, 64 को हमें चेक करना हो, हम नहीं जानते, मान लीजिए कि ये वर्ग है किसी का, हम नहीं जानते, पक्का हमें नहीं पता है, अनुमान लगा सकते हैं हम, हमें नहीं पता है कि ये वर्ग है या नहीं है, या कटेगी नहीं कटेगी। अगर हमें चेक करना है इसको तो हम कैसे चेक करेंगे, तो वही है कि हमें इसका लगभग एक वर्गमूल लेना पड़ेगा, अगर हम परफेक्ट नहीं भी आता है हमें तो भी। और जो हम वर्गमूल लेंगे उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उससे नीचे या उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन अभाज्य संख्याओं से हम इसको बारी बारी से काट के देखेंगे। भैया काफ़ी आसान है, वैसे बड़ा लग रहा होगा लेकिन आसान इसलिए है जब आपको ये नियम नहीं आता है। अब संख्या आ गई आपके सामने 719, आपके सामने संख्या आ गई 213, अब तो आप बिल्कुल हवा में तीर मारने वाला काम करेंगे। आप क्या लगाएंगे इसमें, कौन सी संख्या से शुरुआत करेंगे इसको काटने के लिए, आपको पता ही नहीं है कुछ। आप इसे 2 से भी काटेंगे, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, आप लगातार काटेंगे। और एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है कि काटते 2, 4, 5 संख्याओं से काटें और उसके बाद सोचें कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कम से कम एक ऐसा मेथड तो आपके सामने मिला। जैसे मैं 89 को ले लूँ यहाँ पर, चलिए एक यहाँ पर जो दे रखा है, एक सवाल जो बनाया हुआ है, पहले इसको देख लें। 349 का अगर हम वर्गमूल लें तो लगभग क्या आएगा, 19 आ जाएगा। 19 का जो वर्ग होता है वो 361 होता है। ठीक है, तो लगभग हम 19 इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसे 19 माना तो 19 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17 और खुद 19 को भी ले लीजिए। ये संख्या हो गई। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या और आपके सामने सिर्फ ये संख्या है। अगर इनसे कटता है तो ठीक है, और अगर इन संख्याओं में से किसी से ये संख्या नहीं कट पा रही है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये परफेक्ट हो गया। मतलब ये ऐसा नियम है जिसमें आप थोड़ी सी संख्याएं हैं उनसे चेक करोगे और उसके बाद आप बता सकोगे। अच्छा, इसमें एक समस्या अभी है कि हम इस नियम को तो यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अभी विभाज्यता के जो नियम हैं वो हमने अभी नहीं सीखे हैं। तो विभाज्यता का नियम हम अगली एक आध दो क्लास में कभी आएगा, नंबर आएगा, उसको भी सीखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को बता देते हैं, बात समझ में आ जाएगी। काफ़ी लोगों को विभाज्यता का नियम आता होगा, और नहीं भी आता है तो कम से कम जांच करने का नियम है क्या वो तो वास्तव में समझ में आ ही जाएगा। और इनसे काटने के जो नियम होते हैं वो नियम भी काफ़ी आसान है। वो जब मैं नियम आपको पढ़ाऊँगा उसके बाद आप बहुत आसानी से इसको चेक कर पाएंगे। मुश्किल से ही आपको टाइम लगेगा। छोटी जो संख्या है शुरुआत की, इन संख्याओं का तो आप देखते देखते ही चेक कर लोगे कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले 2 की अगर बात करें तो 2 से ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 से कटने के लिए सम होना चाहिए था, लेकिन 349 क्या है? ये कोई सम संख्या नहीं है, विषम है। अब 3 से अगर बात करेंगे, 3 से काटना है तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। ऐसे ही पता चल रहा है ये 3 से भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसका पहला अंक 3 है। 3 का नियम होता है, जिनको नहीं पता है वो सुन ले एक बार, टेंशन ना ले, पढ़ाया जाएगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा। 3 से कटने का नियम होता है कि जो भी अंक दे रखे हैं, चाहे वो संख्या 2 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली है, या वो 10 अंकों वाली है, जितने भी अंक हैं उस संख्या में, उस संख्या के जितने अंक हैं उनका योगफल करिए। तो 9 और 3 12, ये तो कट जाएगा, बचा कितना? 4। तो 12 और 4 अगर हम टोटल करें तो ये 16 बनेगा। क्या 16 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बहुत सिंपल बात थी। 3 और 9 दोनों ही, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। 3 और 9 अलग अलग कट जाते हैं ना। जब 3 और 9 अलग अलग कट जाते हैं, बचा कौन? 4। तो 4 तो नहीं कटने वाला, 4 नहीं कटेगा, मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से भी नहीं कटेगी। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। 7 से ये कटेगी या नहीं, इसके लिए आप इसको डायरेक्ट चेक कर लो। 7 चौक 28, क्योंकि 7 का जब नियम हम बता देंगे जब ये क्लास लेंगे तो, लेकिन 7 का नियम बहुत अच्छा नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आप इसको डायरेक्ट चेक करिए। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, और यहाँ पर कितना बचेगा? 6। 6 9 में जब मिलाएंगे तो 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 69 7 से नहीं कटने वाला। इसके बाद अगर हम 11 से चेक करें तो 9 और 3 12 4, ये 11 से भी नहीं कटेगा। 11 का नियम क्या होता है? ये चलिए खैर नियम की बात हम बाद में करेंगे, इस क्लास में ज़्यादा समय नहीं देते। केवल ये समझ लीजिए हमें करना क्या है, क्योंकि नियम वाला स्पेशल जब क्लास रहेगा उसमें हर चीज़ को समझ लेंगे। तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, आप काट के देख सकते हो। 11 3 33, 1 बचा 19 हो गया, 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 13 से इसको काट के देखें, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हुआ, और यहाँ से बचा 8, 89 बचा। 13 के पहाड़े में 89 भी नहीं आता। अब 17 से देख लो, 17 दूनी 34, बचा 9, नहीं कटेगा। अब आता है हमारा 19, एक बार 19 से भी चेक करके देख लो। 19 से जब देखोगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा, और 19 के बाद यहाँ बचेगा 15, 159। अब देखिए भैया 19 के पहाड़े में भी 159 नहीं आता। तो ये संख्या अब कैसी होगी? अभाज्य। ये भले ही थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन उन बच्चों को लग रहा होगा जिन लोगों को विभाज्यता का नियम नहीं आता है। और जो नियम जब आप पढ़ लेंगे तो हम वहीं पर एक बार इस चीज़ को दोबारा से समझा देंगे कि ये कैसे कटेगा। अब देखिए, मान लीजिए कटने वाली संख्या हमने ले ली 89। एक एग्जाम्पल ये वाला और समझ लेते हैं। अगर हम 89 को चेक करें तो 89 का वर्गमूल लगभग हम क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं, ठीक है। 9 ले सकते हैं लगभग। और इसकी जो अभाज्य संख्या है, 9 से छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? 2 3 5 7 और खुद 9। अब इसको काटना कितना आसान है। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 9 और 8 17 हुआ, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटने से रहा क्योंकि 0 और 5 इसमें नहीं आ रहा है। अच्छा, अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा 19, नहीं कटेगा, और 9 से भी ये नहीं कट रहा है। तो ये हो गई अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर कटनी होती संख्या तो पता चल जाता। जैसे हम 111 चेक करें, 111 का लगभग हम वर्गमूल क्या ले सकते हैं? 11 ले सकते हैं। तो ये 111 का वर्गमूल वर्ग क्या आता है? 11 का वर्ग आता है 121। तो लगभग हम इसको 11 ले सकते हैं। अब 11 को अगर हम देखें तो भी हम किससे काटेंगे? इन्हीं संख्याओं से तो काटेंगे। 11 को और शामिल कर लीजिए। तो देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने अभी इस बात का अंदाजा भी न लगाया होगा कि 111 3 से कटेगा या नहीं। जिनको नियम आता है वो तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, बहुत आसानी से आ गया होगा। लेकिन ये संख्या 3 से कट जाएगी।
क्योंकि इसका अगर हम योग करते हैं तो 1 2 3, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या, अगर इसका योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 37 तिया 111 होता है, ठीक है। 37 का पहाड़ा भले ही आपको याद नहीं है, लेकिन 3 का तो है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अगर अभाज्य संख्याओं से ही काटना पड़ता है, उस कंडीशन में ये सवाल थोड़ा सा आसान बन जाता है, ठीक है। तो अभी इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में इससे आगे क्या रखा गया है ये तो क्लास जब स्टार्ट होगी तभी पता चलेगा। फ़िलहाल इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, शायद उसमें नंबर्स से संबंधित थोड़े फार्मूले वाले सवाल हैं उनको रख लिया है, क्योंकि मैंने कोशिश ये की थी, इसमें बहुत सारे नियम चलेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं शुरुआत की 4 से 5 क्लास में नियम ही केवल पढ़ाता रहता हूँ तो भी ऐसा लगेगा कि शुरू की 4-5 क्लास बेकार सी होगी। काफ़ी पढ़ने का एकदम नए बच्चे जो होते हैं बोर होते रहते हैं, इसलिए पहला हमने ये पढ़ लिया। अगली क्लास जो हम लेंगे उसमें कुछ सवालों को पढ़ेंगे, फिर तीसरी वाली क्लास में विभाज्यता के नियम ले लेंगे, इकाई के अंक का नियम ले लेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, और हर एक क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, जितने नियम पढ़ा दिए जाएंगे, उसी से संबंधित सवालों को भी लेते रहेंगे, ठीक है।